Hello friends, welcome to Navka Digital Institute. Myself Chartered Accountant Sujal Desai. Friends, today we are going to start with the discussion of one of the most important and interesting chapter at CA foundation level in accountancy subject. Friends, आज हम एक important chapter start करने जा रहे हैं CA foundation level पर accountancy subject में. And the name of that chapter is rectification of errors. Chapter का नाम है rectification of errors. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये नाम सुनने के बाद ऐसा सोच रहे होंगे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर हमने कहीं सीखा हुआ है, हमने इसको कहीं लर्न किया हुआ है. फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यस, यू आर 100% करेक्ट, यू आर 100% राइट. वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड. हम ऑलरेडी इस चैप्टर को लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट if you have studied properly this chapter in 11th standard, then definitely you are going to get huge advantage of the same at CA foundation level. अगर आपने फ्रेंड्स इस चैप्टर को प्रॉपरली 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा then definitely आपको मैक्सिमम एडवांटेज फाउंडेशन लेवल पर मिलेगा. कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहां पर ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इस चैप्टर को 11th स्टैंडर्ड में स्किप किया था, सर हमने इसको प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा था, तो सर हमारा क्या होगा. फ्रेंड्स, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहाँ पर हर एक वीडियो लेक्चर को प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा. जो जो चीज़ें मैं नोट डाउन करवाऊँ मेरे साथ साथ आपको उनको नोट डाउन करना पड़ेगा. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करूँ तो वो आपको भी समझनी पड़ेगी. तो फ्रेंड्स, हर एक वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते रहिए. I promise you, at the end of completion of this chapter, you will have zero doubt in this chapter. आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं होगा. दिस इज माई प्रॉमिस फ्रेंड्स. बट इसके लिए मैंने जो आपको बोला, मेरे साथ साथ हर एक चीज़ों को नोट डाउन करते रहना है. बस इस चीज़ को फॉलो कीजिए. डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस एट द एंड आ जाएगा. आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो आइए फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अब हम आगे बढ़े. यस फ्रेंड्स, नाउ प्लीज गिव हेडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. In that, first of all, we will try to understand the meaning of the word errors. सबसे पहले हम यहाँ पर errors को define करेंगे. तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए errors. यस फ्रेंड्स, अब errors में हम लिखना स्टार्ट करेंगे. All unintentional accounting mistakes, all unintentional accounting mistakes are known as errors. इसका मतलब हम अच्छे से समझ लें. ऑल अनइंटेंशनल, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनइंटेंशनल मीन्स अनजाने में, जो जानबूझ के होता नहीं है. फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक कॉमन अजम्पशन ये है कि हम यहाँ पर ऐसा मान के चलते हैं कि जितनी भी अकाउंटिंग मिस्टेक्स होती है, यानी हिसाब किताब के अंदर जो भी गलतियाँ हो रही है, वो सारी गलतियाँ अनजाने में हो रही है. यानी कोई भी गलती हम जानबूझ के कर रहे नहीं है. और सीधी बात भी है फ्रेंड्स, जानबूझ के अगर आप कोई गलती करते हो तो उसे पहली बात गलती कहते ही नहीं है. से फॉर एग्जांपल, टैक्स को कम करने के लिए, क्योंकि मुझे टैक्स कम पे करना है, तो टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए, अगर मैं टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए सैलरी का खर्चा बढ़ा दूं, या तो टेलीफोन का कोई एक्सपेंस बढ़ा दूं, या तो एडवर्टीजमेंट का कोई एक्सपेंस बढ़ा दूं, इस तरीके से मैं एक्सपेंसेस बढ़ा कर अगर मैं टैक्स लायबिलिटी कम करता हूं, तो इट इज नॉट कॉल एरर, रादर इट इज कॉल फ्रॉड. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो फ्रेंड्स, एरर्स और फ्रॉड दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल अनइंटेंशनल अकाउंटिंग मिस्टेक्स आर नॉन एज एरर्स. इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि हिसाब किताब लिखने के दौरान, अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो भी गलतियां अनजाने में होती हैं, उन्हें हम यहां पर क्या कहते हैं, एरर्स. आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड.
So errors means you can say all unintentional accounting mistakes. अकाउंटिंग मिस्टेक्स मतलब के हिसाब किताब के अंदर जो भी गलतियां होती है अनजाने में, उनको हम यहां पर क्या कहते हैं, एरर्स. आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. उसके बाद फ्रेंड्स हम ट्राई करेंगे रेक्टिफिकेशन वर्ड को समझने का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेक्टिफिकेशन? सो प्लीज गिव हेडिंग रेक्टिफिकेशन. प्लीज गिव हेडिंग रेक्टिफिकेशन. Yes, friends. Friends, the meaning of the word rectification means we have to make necessary changes. We have to make necessary corrections once we find out any error. Means जब हमें किसी एरर का पता चल जाए तब हमें उस एरर को करेक्ट कर देना चाहिए, हमें उस एरर को रेक्टिफाई कर देना चाहिए, हमें उस एरर को सुधार देना चाहिए. तो रेक्टिफिकेशन को सिंपली अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो उसका मतलब होता है गलतियों को सुधारना. टू मेक नेसेसरी करेक्शंस, टू मेक नेसेसरी चेंजेस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो रेक्टिफिकेशन को सिंपली हम कम शब्दों में बयां कर दें तो इसका मतलब होगा टू मेक नेसेसरी करेक्शंस या तो मेक नेसेसरी चेंजेस, वॉट एवर यू वांट टू से. टू मेक नेसेसरी करेक्शंस once we find any accounting mistake. यानी फ्रेंड्स आपको कोई भी अकाउंटिंग मिस्टेक्स मिल जाए तो जैसे ही वो मिस्टेक आपको मिलता है आप क्या करोगे, आप उसको करेक्ट कर दोगे, आप उसको सुधार दोगे, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर रेक्टिफाई करना. इट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. सो द टॉपिक इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स whenever we find any accounting error we have to rectify that error immediately. तो इस चैप्टर का मतलब फ्रेंड्स सिंपली यही है कि जब जब हमें अकाउंटिंग मिस्टेक के बारे में पता चले, जब जब हमें हिसाब में कोई गलतियां मिले, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमें उन गलतियों को इमीडिएटली सुधार देना है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो फ्रेंड्स पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना समझ लीजिए, और उसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं. Yes friends, now we will discuss types of errors. Please give heading types of errors, यानी कि errors के कितने types हम यहाँ पर देखने वाले हैं. So please give heading types of errors. Types of errors. Basically friends, I can say there are two types of errors. First one is errors of principle. Errors of principle, and another one is clerical errors. So basically friends, you can say there are two types of errors. First one is errors of principle and another one is clerical errors. इसको हम बॉक्स में रख दें. तो ये है errors of principle, and second one is, as I told you, it's a clerical errors. एंड फ्रेंड्स क्लरिकल एरर्स के भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लें, और उसके बाद हम धीरे धीरे इन हर एक एरर्स को समझने का ट्राई करेंगे डिटेल में. पहले सिर्फ ये प्रेजेंटेशन वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए.
क्लरिकल एरर का फर्स्ट टाइप है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन। क्लरिकल एरर्स में सेकंड टाइप है, यू कैन से एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन। एंड क्लरिकल एरर्स में लास्ट टाइप है इट्स कंपेंसेटिंग एरर्स, या तो कंपेंसेटरी एरर्स भी कहते हैं। इट्स कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये तीन जो है फ्रेंड्स वो है क्लरिकल एरर्स के टाइप्स। एरर्स ऑफ ओमिशन, देन एरर्स ऑफ कमीशन, एंड द लास्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें टोटल यहां पर इतने टाइप्स के एरर्स डिस्कस करने हैं। कभी कभार एग्जाम में टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, दैट डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एरर्स, या तो शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एरर्स में बी इन 5 मार्क्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। या तो कभी कभार 2-3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, या तो डिस्क्राइब क्लरिकल एरर्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ एरर्स जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बेसिकली वी कैन से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड अनदर वन इज क्लरिकल एरर्स। एंड आई वांट टू टेल यू दैट क्लरिकल एरर्स आर आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्लरिकल एरर्स के भी 3 पार्ट्स है यहाँ पर, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। तो आइए फ्रेंड्स हर एक एरर को अब हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप ये प्रेजेंटेशन वर्क कंप्लीट कर दीजिए। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सो प्लीज गिव हेडिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फ्रेंड्स जितने भी गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हैं इसको बोलते सिद्धांत नी भूलो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट फ्रेंड्स, whenever we are fundamentally wrong, whenever we are fundamentally wrong, at that time whatever errors arises are known as errors of principle। इसका मतलब फ्रेंड्स जब हमारे प्रिंसिपल्स ही गलत हो, जब हमारे प्रिंसिपल्स ही गए गुजरे हो, जब हमारे फंडामेंटल्स ही क्लियर ना हो, तब जो भी गलतियां होती हैं उन्हें हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आपको स्टडी मटेरियल में आईसीआई के मॉड्यूल में ये भी आपको डेफिनेशन देखने मिलेगा कि व्हेन वी रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गुजराती में फ्रेंड्स बोलते हैं नामाना मूलभूत सिद्धांतों। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करें बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऑपोज में जाके रिकॉर्ड करें। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है ऑपोज में जाकर। तो जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, बट रिकॉर्ड करने के वक्त हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, हमारे जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, वो जितने क्लियर होने चाहिए उतने क्लियर नहीं है, और उसके कारण फ्रेंड्स जो गलतियां होती हैं उन्हें हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक मतलब के शॉर्टेज होना, अभाव होना, ऐसा बोलते हैं। सो व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, स्पष्टता का अभाव। किसकी स्पष्टता का अभाव?
सो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का अभाव, किसकी स्पष्टता का अभाव, सो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, at that time whatever errors are arising are known as errors of principle. I hope friends you are able to understand. तो फंडामेंटली रॉन्ग होना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्ट्रावेंशन करना, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपोज करना, जानबूझ के नहीं फ्रेंड्स, अनजाने में, क्योंकि फंडामेंटल्स ही मेरे क्लियर नहीं है। तो फंडामेंटल्स रॉन्गली अप्लाई करना, किसी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्ट्रावेंशन में रिकॉर्ड करना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऑल सच एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम नोट डाउन कर लें, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। When we record any transaction in contravention ये कॉन्ट्रावेंशन का मतलब फ्रेंड्स यहां पर होता है वी आर नॉट फॉलोइंग, वी आर नॉट फॉलोइंग, या तो आप इसको बोल सकते हो ऑपोज करना भी। I hope you are able to understand. So when we record any transaction in contravention of accounting principles, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो ना करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो ना करें, तो तब जो एरर्स होते हैं उनको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सो व्हेन वी रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो हमने एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया हुआ है दैट व्हेन एवर वी रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, उसको हम ऑपोज करें जानबूझ के नहीं अनजाने में, तो तब जो एरर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसको दूसरे किसी तरीके से भी आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। यू कैन से फ्रेंड्स when there is a lack of clarity, lack of clarity मतलब कि स्पष्टता का अभाव, when there is a lack of clarity of accounting fundamentals, यानी अकाउंटिंग फंडामेंटल्स या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वॉट एवर यू से, जब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी का, स्पष्टता का अभाव हो, देन एरर्स आर कॉल्ड errors of principle. Errors are called errors of principle. I hope friends you are able to understand errors of principle. But sir errors of principle में
कौन कौन से टाइप्स के एरर्स इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स मैं अगर थियोरेटिकली बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का ट्राई करते हैं। सो नाउ वी विल ऑब्जर्व फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और ये एग्जाम्पल्स एक बार क्लियर हो गए तो समझ जाइए आपको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल 100% वे में समझ में आ जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को जो मैंने नोट डाउन करवाया इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल रिफर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। Yes friends, now we will discuss examples of errors of principle. So please give heading examples of errors of principle. Yes friends, उसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा कि परचेज ऑफ गुड्स या तो परचेज ऑफ नॉन करंट असेट, एनी फिक्स्ड असेट जिसको हम नॉन करंट असेट कहते हैं, तो परचेज ऑफ नॉन करंट असेट का नाम ही यहां पर लिख देता हूं, परचेज ऑफ स्कूटर, परचेज ऑफ स्कूटर इज recorded in परचेज बुक। अब मैंने फ्रेंड्स किस चीज को परचेज किया, मैंने परचेज किया है स्कूटर को। क्या स्कूटर की परचेज बुक में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, पहले वो क्लियर करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूटर की परचेज बुक में जाती नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की परचेज हो और वो भी क्रेडिट बेस पर, तो ही हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या स्कूटर हमारे लिए गुड्स है? नो सर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को यह भी डाउट हो रहा होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, गुड्स मतलब कि ऐसी सारी की सारी चीजें कि जिसमें हम रोज बरोज डील करते हैं, जिसमें हम रोज बरोज ट्रेड करते हैं। से फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का ट्रेडर, कपड़ों का व्यापारी, गारमेंट्स का ट्रेडर रोज बरोज किस में ट्रेड करता है, किस में व्यापार करता है? सर गारमेंट्स में। वो रोज बरोज कपड़े खरीदता है, कपड़े बेचता है। तो उस बंदे के लिए गुड्स क्या होगा? कपड़े। से फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ट्रेडर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापारी। तो वो बंदा रोज बरोज किस में डील करेगा? सर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। वो रोज बरोज एयर कंडीशनर, देन रेफ्रिजरेटर, देन टेलीविजन, ये सब चीजें परचेज करेगा और उनको सेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ट्रेडर के लिए गुड्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब 11 स्टैंडर्ड से ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन से स्टैंडर्ड से? 11 स्टैंडर्ड से। जब से आपने कॉमर्स ज्वाइन किया तब से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्कूटर की परचेज को हम यहां पर क्या ट्रीट करते हैं? असेट की परचेज। क्योंकि हम यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है, हम यहां पर क्या अज्यूम करें कि स्कूटर जो हमने परचेज किया वो बिजनेस पर्पस के लिए हमने परचेज किया हुआ है। यानी से फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में आने जाने के लिए मैंने ये स्कूटर परचेज किया हुआ है। मेरा डे टू डे का काम स्कूटर परचेज करना और सेल करना नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो स्कूटर की परचेज मेरे लिए गुड्स की परचेज नहीं है। हर एक चीज की परचेज को हम परचेज बुक में डाल सकते नहीं है। परचेज बुक में किस चीज की परचेज जाती है? ओनली एंड ओनली परचेज ऑफ गुड्स। अब हर एक चीज की परचेज को परचेज बुक में डाल सकते नहीं हो। बट फ्रेंड्स, जब कोई बंदा अकाउंटिंग वर्क कर रहा हो, जब कोई बंदा अकाउंटिंग वर्क कर रहा हो, तब उसके फंडामेंटल्स इतने क्लियर ना हो और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हो कि मैंने परचेज की तो मैं डाल दूं परचेज बुक में, मैंने ये चीज परचेज की तो मैं डाल दूं परचेज बुक में। हर एक चीज की परचेज बुक में जाती नहीं है। बट उसके लिए भी फ्रेंड्स आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, उसके लिए भी आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो सब क्लियर ना हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अकाउंटेंट से मिस्टेक हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, असेट की परचेज हो, गुड्स की परचेज हो, उन हर एक परचेज की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, तो कहना चाहिए मेरे लिए गुड्स क्या होगा? कपड़े। तो जब मैं क्रेडिट बेसिस पर कपड़े परचेज करूंगा, जब मैं क्रेडिट बेसिस पर गारमेंट परचेज करूंगा, तो उसकी परचेज को मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक में। अब उसी गारमेंट बिजनेस में मैं एक स्कूटर परचेज करूं, तो क्या वो मेरे लिए गुड्स की परचेज है? नो।
वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, असेट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से फ्रेंड्स, उस गारमेंट्स के बिजनेस में हिसाब किताब लिखने के लिए अगर मैं मान लो 5 रुपए की बॉल पेन परचेस करूं, तो क्या वो भी आप गुड्स की परचेस में इंक्लूड करोगे? क्या उसको आप परचेस बुक में डाल दोगे? नो सर, 5 रुपए की बॉल पेन जो मैंने परचेस की उसको मैं स्टेशनरी के एक्सपेंस में डालूंगा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड से सीखा हुआ है। तो आप कुछ भी परचेस करो वो परचेस बुक में जा सकता नहीं है। परचेस बुक में किस चीज की परचेस जानी चाहिए उसके भी फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस पर से फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उस बंदे को किस चीज की परचेस कहां पर रिकॉर्ड करे, कैसे रिकॉर्ड करे, उसके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने क्या किया, परचेस, तो मैंने परचेस किया तो मैं डाल दूं परचेस बुक में, बट ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। हमें यह देखना पड़ता है कि परचेस किस चीज की है और उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। बट अगर ये सब चीज़ों का नॉलेज ही ना हो तो जो भी गलतियां होती है फ्रेंड्स उन्हें हम यहां पर सिंपली एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो परचेज ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ परचेज बुक। आप किसी भी चीज की परचेज करो वो परचेज बुक में जाती नहीं है। परचेज बुक में क्या जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आप रट्टा नहीं मार सकते हो, ये आपको फील करके समझना है कि इसको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। जो बंदा अकाउंटिंग वर्क कर रहा है उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने परचेज किया, बट उस परचेज की ट्रीटमेंट क्या होगी वो उसको पता ही नहीं है, तो वो कुछ भी परचेज कर रहा है वो परचेज बुक में डाले जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, यहां पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुजराती में बोलते हैं मूडी खर्च। इट वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट मैंने गलती से इसको ट्रीट कर लिया है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि महसूली खर्च। इट वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट बाय मिस्टेक मैंने इसको ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, जो आप खर्चा करते हो। अब अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का एयर कंडीशनर या तो 1 लाख रुपए के व्हीकल परचेस करूं तो कहना ही से वो मेरे लिए असेट है। यस सर, आपके लिए वो असेट है, बट कहना ही से साथ ही साथ कि वो मेरा एक्सपेंडिचर भी है। कोई मुझे फ्री में तो देने वाला नहीं है। अगर मैं एसी परचेस करूंगा या तो स्कूटर परचेस करूंगा या तो कोई भी असेट परचेस करूंगा, कहना ही से आई हैव टू मेक पेमेंट फॉर दैट। यस सर, आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। आई हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। यस सर, तो वो भी है तो एक्सपेंडिचर ही। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर मेरा गारमेंट का बिजनेस है, कपड़ों का व्यापार है, तो कहने से मुझे डे टू डे गारमेंट्स परचेस करने होंगे, मुझे डे टू डे कपड़े खरीदने होंगे। यस सर, तो कोई मुझे कपड़े फ्री में तो सप्लाई करने वाला नहीं है, उसका भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर, तो दोनों में फ्रेंड्स एक चीज कॉमन है कि दोनों में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों आपके लिए एक्सपेंडिचर है। बट एक्सपेंडिचर की भी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अलग ट्रीटमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अलग ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फ्रेंड्स, यहां पर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि ये जो परचेज ऑफ स्कूटर है, ये जो परचेज ऑफ स्कूटर है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यू। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुजराती में बोलते हैं मूडी खर्च, बट मैंने उसको डाल दिया परचेज बुक में, तो उसके कारण फ्रेंड्स मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इट वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट बाय मिस्टेक मैंने उसको ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करो, तो मैं यहां पर ब्रीफ थोड़ा बहुत उसका दे दूं आपको कि क्या होता है ये। फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गुजराती में बोलते हैं मूडी खर्च एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुजराती में बोलते हैं महसूली खर्च। अब इन दोनों को मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आई कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स those expenditures, यानी ऐसे खर्चे whose benefit
उस बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में फ्रेंड्स लॉन्गर पीरियड को बोला जाता है मोर देन 12 मंथ्स। तो आई कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर मोर देन 12 मंथ्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी महसूली खर्च, उसमें मैं फ्रेंड्स ये लिख सकता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मीन्स दोज expenditures whose benefit is available up to 12 months। उस बेनिफिट इज अवेलेबल अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स या तो 12 मंथ से कम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट 11 स्टैंडर्ड की याद हो तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है फ्रेंड्स वो कभी कभार ही होता है। तो वी कैन से दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इनकर्ड रेगुलरली, नॉट इनकर्ड रेगुलरली। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप कह सकते हो दैट दे आर इनकर्ड रेगुलरली, they are incurred regularly। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है क्योंकि वो बार बार होते नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है क्योंकि वो बार बार होते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूं तो परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, लाइक अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि परचेज ऑफ एसी यानी कि एयर कंडीशनर, या तो परचेज ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं फ्रेंड्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये सारे खर्चे डे टू डे बेसिस पर होते नहीं हैं। बट यस, अगर मुझे स्कूटर परचेज करना हो तो मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, बट इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग परचेज करें तो बिल्डिंग परचेज करने के लिए भी मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग रोज रोज परचेज की जाती नहीं है। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और फ्रेंड्स अगर मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देना हो then I can say purchase of goods, परचेज ऑफ गुड्स। अब आपके लिए गुड्स क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें आप रोज बरोज डील करते हो आपके लिए क्या हो जाएगा गुड्स। गारमेंट का ट्रेडर उसके लिए गुड्स क्या होगा गारमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ट्रेडर उसके लिए गुड्स क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो परचेज ऑफ गुड्स तो वो डेली बेस पर होंगे फ्रेंड्स, तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आप बोल सकते हो सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। क्या ना इसे एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी पे करना पड़ेगा? यस सर। और अगर मैं उसको जून महीने का सैलरी पे करूं तो उसके बाद अगर मुझे उस बंदे के पास से जुलाई महीने में काम करवाना हो तो मुझे उसको जुलाई का भी सैलरी पे करना पड़ेगा। यस सर। इसीलिए बोला जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 12 मंथ्स तक ही अवेलेबल होता है, उससे ज़्यादा वो अवेलेबल होता नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स फ्रेंड्स किसके हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो रोज बरोज रूटीनली होते रहते हैं। तो सैलरी पेड, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड एटसेट्रा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर।
तो ये था फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थोड़ा ब्रीफ आइडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस द लेटर पार्ट। अब फ्रेंड्स हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का सेकंड एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड एग्जाम्पल ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। Yes friends, look at this. Wage is paid rupees 500 at the time of installation of AC. Wage is paid rupees 500 at the time of installation of air conditioner is debited to wages account. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। हमने वेजेस पे किया हुआ, वेजेस मतलब कि मजदूरी खर्च बोलते हैं गुजराती में। हमने वेजेस पे किया हुआ है 500 रुपीज़। किस चीज़ के रिलेटेड हमने वेजेस पे किया हुआ है? सर एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने के लिए हमने ये 500 का वेजेस पे किया हुआ है। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक प्रिंसिपल बना हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, यानी कि एसेट परचेज करने के वक्त जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस डायरेक्टली उस एसेट के कनेक्शन में हो रहे हैं, that's why such expenses are going to be added into the cost of that asset. सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो असेट परचेज करने के वक्त उस असेट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हम पे करें, उन एक्सपेंसेस को हमें असेट के वैल्यू में जोड़ना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रिंसिपल पहले से बना हुआ है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट फ्रेंड्स किसी अकाउंटेंट ने ये प्रिंसिपल पढ़ा ही ना हो, किसी बंदे को इसके बारे में कुछ पता ही ना हो, वो सिर्फ वेजेस की एक ही एंट्री जानता हो, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और उसके मुताबिक वो वेजेस कहाँ चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अगर आपको पता हो तो वेजेस नॉर्मली कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। मैं यहाँ पर खाली आपके नॉलेज के लिए शो कर दूँ, वेजेस नॉर्मली फ्रेंड्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रेडिंग आपके लिए। तो वेजेस नॉर्मली आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इतना तो आपको पता ही होगा, डेबिट साइड पर यहां पर आते हैं टू वेजेस। यस और नो? यस सर। अब फ्रेंड्स आप जानते भी हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर जो वेजेस होते हैं वो किस चीज के रिलेटेड वेजेस होते हैं? पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आपको पता है? फ्रेंड्स जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, तो मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मतलब कि आप जिस चीज में व्यापार करते हो, यानी कि आप किस चीज में ट्रेड करते हो? गुड्स में। गारमेंट का ट्रेडर डेली किस में ट्रेड करेगा? गारमेंट्स में, और वो गारमेंट्स उसके लिए क्या कहलाएंगे? गुड्स। तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जो भी चीज आएगी वो किसके रिलेटेड होगी? गुड्स के रिलेटेड, जिसमें आप डे टू डे ट्रेड करते हो। अगर फ्रेंड्स गुड्स परचेज करने के रिलेटेड, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, गुड्स परचेज करने के रिलेटेड अगर आप कोई वेजेस पे करते हो, तो वो वेजेस फ्रेंड्स यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि गुड्स आप परचेज करोगे रोज रोज, क्योंकि उस चीज का आप ट्रेड करते हो। तो आप गारमेंट परचेज और सेल करते हो, तो गारमेंट का स्टॉक जैसे ही खत्म होने आएगा आप फिर से नए गारमेंट्स परचेज कर लोगे। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये तो रूटीनली होने वाला खर्चा है। तो कहना ही से अगर गारमेंट्स डे टू डे परचेज करोगे तो उसके कनेक्शन में जो वेजेस आप पे करोगे वो भी डे टू डे करोगे। यस सर। सो सच एक्सपेंडिचर्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं गुड्स परचेज करने के रिलेटेड कोई वेजेस पे करता हूं, तो वो वेजेस यहां पर ट्रेडिंग में आना चाहिए। अब यहां पर देखो आप किसके संदर्भ में यहां पर वेजेस पे कर रहे हो, किसके कनेक्शन में आप यहां पर वेजेस पे कर रहे हो? सर हम तो यहां पर वेजेस पे कर रहे हैं एसी इंस्टॉल करने के लिए।
यानी जो पर्सन एसी इंस्टॉल करने आया है उस पर्सन को हमने 500 मजदूरी चार्ज पे किया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्या यहां पर एयर कंडीशनर हमारे लिए गुड्स है? नो। क्या हम यहां पर एसी का ट्रेड करते हैं? नो। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आना चाहिए? नो, क्योंकि गुड्स के रिलेटेड है ही नहीं। आपने वही गलती कर दी फ्रेंड्स, उसको डेबिट कहां पर कर दिया? हमने उसको डेबिट कर दिया वेजिस अकाउंट में। और फ्रेंड्स याद रखिए, वेजिस अकाउंट डेबिट करने का मतलब वो वेजिस अकाउंट कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो वेजिस चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आप ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेंड्स 11 स्टैंडर्ड से वेजिस देखते हो, बट फ्रेंड्स वो वेजिस किसके रिलेटेड होते हैं? गुड्स के रिलेटेड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हर वेजिस की एंट्री वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश होती नहीं है। यहां पर आपको फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि असेट अगर मैं कोई परचेस कर रहा हूं और उस वक्त अगर मैं कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड कर रहा हूं, कोई एक्सपेंसेस में पे कर रहा हूं, देन सच एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। यानी वो एक्सपेंसेस उस असेट की कॉस्ट में, उस असेट की पड़तर में ऐड किए जाएंगे। पड़तर मींस कॉस्ट, गुजराती में पड़तर कीमत बोलते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स यहां पर मेरी सही एंट्री कौन सी होनी चाहिए? सर सही एंट्री होनी चाहिए एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी वो वेजेस ऐड हो जाने चाहिए एयर कंडीशनर की वैल्यू में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि फ्रेंड्स एसी हम रोज रोज परचेज करने वाले नहीं हैं, तो एसी का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो रोज रोज होने वाला नहीं है। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि अगर मैं एसी भी रोज रोज परचेज करता नहीं हूं, तो कैन आई से एसी के रिलेटेड जो वेजेस मैंने पे किया वो भी रोज रोज होने वाला नहीं है। यस सर, वो भी कहां रोज रोज होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई एसी परचेज करने के वक्त मैंने जो एक्सपेंस मैंने इंकर्ड किया उसको भी यहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो भी बार बार होने वाले नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। तो यहां पर आपको इतना पता चलना चाहिए कि मैंने एसी के रिलेटेड वेजेस पे किया था, तो इट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट क्योंकि मैंने उसको वेजेस में डेबिट किया, जिसके चलते हुए वो चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, यानी उसको मैंने मान लिया वेजेस किसके रिलेटेड? गुड्स के रिलेटेड, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को वन मोर टाइम मैंने क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। हर वेजेस को वेजेस अकाउंट में डेबिट करते नहीं है, क्योंकि अगर आप वेजेस अकाउंट डेबिट करते हो तो इसका मतलब वो तो हुआ गुड्स के रिलेटेड, बट यहां पर इस वेजेस को हम गुड्स के रिलेटेड ट्रीट कर सकते हैं ही नहीं, क्योंकि ये असेट के रिलेटेड है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट जब किसी बंदे का अकाउंटिंग फंडामेंटल क्लियर ना हो तब ऐसी गलती हो सकती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ फिट हुई पड़ी है कि वेजेस की एंट्री एक ही होती है, वेज इज टू कैश। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, हर एक चीज़ की परचेज को परचेज बुक में डालते जाओ, बट ऐसा होता नहीं है। परचेज बुक में क्या जाना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब जब ऐसी गलतियां होगी फ्रेंड्स, इसको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल फ्रेंड्स हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का ले ले। थर्ड एग्जांपल, सर्विस चार्जेस पेड ₹300 इन कनेक्शन टू, या तो मैं बेटर क्या लिखूं, सर्विस चार्जेस पेड ₹300 फॉर एयर कंडीशनर is debited to एयर कंडीशनर्स अकाउंट। अब यहां पर गलती को आइडेंटिफाई करो फ्रेंड्स। मैंने एयर कंडीशनर को रिपेयर करवाया या तो सर्विस चार्जेस पे किया। फ्रेंड्स सीधी बात है, आप एसी परचेज करोगे तो डेफिनेटली थोड़े थोड़े समय पर आपको सर्विस तो करवाना ही पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, उसका थोड़ा बहुत कॉस्ट आप इंकर करते रहोगे। ऐसी कोई भी असेट नहीं है फ्रेंड्स जिसको परचेज करने के बाद उसके ऊपर नॉमिनल खर्चा ना हो। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो, तो ये सब भी फ्रेंड्स थोड़े थोड़े समय पर सर्विस चार्ज मांगते रहते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी कोई असेट नहीं है जिसके ऊपर रिपेयरिंग का नॉमिनल खर्चा ना हो उसको यूज़ करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ऐसा मैं मान रहा हूँ।
अब मैंने सर्विस चार्जेस पे किया हुआ है 300 रुपया फॉर एयर कंडीशनर का मैंने 300 रुपया सर्विस चार्जेस पे किया। अब आपको मैं पूछना चाहूँगा इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। उसके पीछे उसको रीज़न पूछो तो रीज़न कुछ तो होता ही नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि क्योंकि सर ये एसी का खर्चा है सो इट शुड बी डेबिटेड टू एसी। बट उसको ये पता नहीं है कि अगर वो एसी डेबिट करता है उसका मीनिंग क्या होता है। अगर फ्रेंड्स आप एयर कंडीशनर डेबिट करोगे तो वो चला जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, वो चला जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, और उसके ऊपर हम थोड़े थोड़े पीरियड पर यानी कि 1 ईयर के एंड पर हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे और उस डेप्रीशिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहेंगे। इसकी ट्रीटमेंट ऐसी हो जाएगी, यस और नो? यस सर, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होती है कि पहले तो अगर आप एसी डेबिट करो तो वो चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, और हर पर्टिकुलर पीरियड के एंड पर उसमें से हम डेप्री माइनस कर करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते रहेंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो? यस सर। बट फ्रेंड्स मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एसी का आपने 300 रुपया सर्विस चार्ज पे किया, क्या वो एसी में डेबिट होना चाहिए? नो सर, एसी में डेबिट करने का मतलब आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने का मतलब आपने ऐसा माना कि ये खर्चा कभी कभार ही होता है, ये खर्चा रेगुलरली होता नहीं। बट फ्रेंड्स ये गलत है, सर्विस तो थोड़े थोड़े समय पर आपको करवाना ही होता है, 3-4 महीने 5 महीने के अंदर आपको सर्विस तो करवाना ही होता है। तो ये एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते नहीं हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने जो सर्विस करवाया क्या उसका बेनिफिट आपको 12 मंथ से भी ज्यादा मिलेगा? नो सर, हमें थोड़े थोड़े इंटरवल पर तो सर्विस करवाना ही होता है। सो फ्रेंड्स, सर्विस चार्जेस वॉट एवर यू हैव इनकर्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रादर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी सर्विस चार्जेस को यहां पर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एंड दैट्स वाई, उसी रीजन से फ्रेंड्स यहां पर सर्विस चार्जेस को मुझे डेबिट करना चाहिए सर्विस चार्जेस अकाउंट में, या तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट में, जो अल्टीमेटली चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाने का मतलब क्या, इस एक्सपेंस को मैंने 1 साल में ही रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस या तो ट्रेडिंग बनाओगे वो नॉर्मली 1 ईयर के पीरियड का बनता है। अब किसी एक्सपेंस को मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दूं, इसका मतलब क्या, उसका मतलब वो एक्सपेंडिचर उसी 1 साल में रिकॉर्ड हो गया, और उसी 1 साल में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या, उस एक्सपेंडिचर का फायदा उसी 1 साल में मिलेगा। इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स यहां पर मुझे डेबिट करना चाहिए सर्विस चार्जेस, और उसके जगह पर मैंने डेबिट कर दिया एसी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फ्रेंड्स एक ही रीजन से हो रहा है, फंडामेंटल्स गलत है। जो भी बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने एसी के ऊपर खर्चा किया तो वो एसी में जाना चाहिए, बट ऐसा है ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आपने फंडामेंटल्स रीड किए हुए नहीं होंगे तो ऐसी फालतू मिस्टेक्स होती रहेगी। तो यहां पर क्योंकि ये सर्विस चार्जेस जो है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिटेड टू सर्विस चार्जेस अकाउंट या तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट। तो आपने जो एसी डेबिट किया हुआ है वो गलत है फ्रेंड्स, आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट दे दिया। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और फ्रेंड्स एक सीधा एग्जांपल आपको दे दूं, तो कोई भी असेट आप परचेज करो, उस असेट को परचेज करने के बाद आप जैसे ही यूज करना स्टार्ट करोगे तो रिपेयरिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सर्विस का खर्चा, ये सारे खर्चे आते रहेंगे। ऑल सच स्मॉल एक्सपेंडिचर्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो मुझे यहां पर डेबिट करना चाहिए सर्विस चार्ज एंड ना के एयर कंडीशनर। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। Let me take one more example on it. Let me take one more example on it. Yes friends, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला भी। Sale of asset is recorded in सेल्स बुक। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं किया, हमने सेल्स रिकॉर्ड किया, बट हमने सेल्स कहां पर रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। अब फ्रेंड्स यहां पर पहले तो ये आप अपने आप से पूछिए कि ये सेल्स आपने किस चीज़ की। इट इज़ अ सेल ऑफ असेट्स। मैंने यहां पर फ्रेंड असेट सेल किया है, गुजराती में बोले तो मिल्कत सेल की है हमने।
अब यहां पर मैंने असेट सेल किया है, तो क्या उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए? नो सर, सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड क्या होता है? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। और गुड्स मतलब आपको पता ही है जो हम रोज बरोज परचेज और सेल करते हैं। तो गारमेंट्स का ट्रेडर फ्रेंड्स रोज बरोज क्या सेल करता है? गारमेंट्स। तो अगर गारमेंट्स का आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो डेफिनेटली वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। बट अगर मैं कोई एसेट सेल करूं, यानी अगर मैं गारमेंट का ट्रेडर हूं और अगर मैं अपनी कोई पुरानी कार सेल कर दूं, अगर मैं अपनी कोई पुरानी कार सेल कर दूं तो क्या वो सेल्स बुक में जानी चाहिए? नो सर। अगर मैं अपना कोई पुराना एसी सेल कर दूं तो क्या वो सेल्स बुक में जाना चाहिए? नो सर। एसी का सेल देन कार का सेल वो रेगुलर सेल्स नहीं है, वो रेगुलर सेल्स नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसकी ट्रीटमेंट अलग से देनी आपको आनी चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया फ्रेंड्स, असेट की सेल्स को भी मैंने सेल्स बुक में डाल दिया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि फंडामेंटल्स रॉन्ग है, कंसेप्चुअली वी आर रॉन्ग, हमारे कंसेप्ट ही गलत है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वी आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल के खिलाफ जाकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें यही पता नहीं कि सेल ऑफ असेट और सेल्स बुक में क्या डिफरेंस है। हमें यही पता नहीं कि असेट की सेल को और गुड्स की सेल को कैसे रिकॉर्ड करें। फ्रेंड्स, असेट की सेल्स जो होती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेपरेट होती है और गुड्स की जो सेल्स होती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है। बट जब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पता ना हो और तब जो एरर्स होती है उसको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ऑल सच एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इतने एग्जाम्पल्स के बाद फ्रेंड्स आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। आई होप आपने मेरे साथ साथ ही सब चीज़ें नोट डाउन की हुई होगी। फ्रेंड्स, आपने जितना भी चीज़ें अब तक नोट डाउन किया वो फटाफट एक बार रीड कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्लरिकल एरर्स।